कक्षा 9वीं के राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 1 है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो इसका ये भाग 1 रहने वाला है। ठीक है, इस भाग 1 में मैं आपको पूरा अध्याय जो है बारीकी से बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। और भाग 2 जो है, यदि आपका कमेंट रहा तो जल्दी भाग 2 अपलोड किया जाएगा, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर, ठीक है, प्रश्न उत्तर और उसके अभ्यास क्वेश्चन आंसर जो है वो सॉल्व करवाए जाएंगे। और रिवीजन के लिए जो है वो आपको नोट्स दिया गया। ये नोट्स जो है पूरे एनसीईआरटी किताब से एकदम बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। इसमें आपको बारीकी से एक एक लाइन जो है, एक एक पॉइंट्स के बारे में समझाया गया है। सो ये नोट्स जो है, नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो नोट्स एक बार चेक जरूर कर लेना। और जल्दी जब आपके एग्जाम आने वाले होंगे तो इस नोट्स के साथ एक रिवाइज नोट्स अपलोड किया जाएगा, क्योंकि ये नोट्स आपके काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, चैप्टर के अनुसार है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। तो इसी नोट्स को कस्टमाइज करके एक रिवाइजेड नोट्स जो है आपके एग्जाम से पहले अपलोड कर दिया जाएगा। सो आप नीचे चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल जाएगा। सबसे पहला टॉपिक है हमारा लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है? तो सरकार के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, एक लोकतांत्रिक सरकार और दूसरा गैर लोकतांत्रिक सरकार। तो लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकार, ये सरकारों के मुख्यतः 2 रूप है। तो लोकतंत्र क्या है, इसका सबसे पहला टॉपिक जो है वह रहने वाला है लोकतंत्र की परिभाषा। ठीक है, लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? ये लोकतंत्र शब्द जो है, इस लोकतांत्रिक शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है और लोकतंत्र का असली परिभाषा, वास्तविक परिभाषा क्या है? तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं कि लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा क्या है और लोकतंत्र क्या होता है। तो टॉपिक है हमारा लोकतंत्र की परिभाषा। तो यहाँ पर सबसे पहले अब्राहम लिंकन जो है वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी वाक्य कहा था। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा ही बनाई गई हो। ठीक है, यह वाक्य उन्होंने कहा, अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जो लोगों की हो, लोगों के लिए ही हो और लोगों द्वारा ही बनाई गई हो। तो यह वाक्य जो है, यह वाक्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था। दूसरा हमारा लोकतंत्र शब्द। तो इस लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ होता है? तो लोकतंत्र को हम अंग्रेजी में बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी जो है वो यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से निकला है। डेमोक्रेशिया में डेमोस का अर्थ होता है लोगों और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन, यानी कि डेमोक्रेशिया का अर्थ हो गया लोगों का शासन। अर्थात डेमोक्रेसी का क्या अर्थ हो गया? लोगों का शासन। डेमोक्रेशिया का क्या अर्थ हो गया? लोगों का शासन। इसी प्रकार लोकतंत्र का अर्थ हो गया हमारा लोगों का शासन, यानी कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेशिया ये तीनों एक ही हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसका मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेसी और यूनानी भाषा में डेमोक्रेशिया। तो यानी कि लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। तो इन दोनों वाक्य से हमारा एक लोकतंत्र की परिभाषा निकलती है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है। ठीक है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव, यानी कि वहाँ पर शासन करने वाला शासकों का चुनाव जनता यानी कि लोग करते हैं। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करती है? जनता। ठीक है, यानी कि जिस देश में शासकों का चुनाव जो है जनता करेगी, उस देश को हम एक लोकतांत्रिक देश कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2 देश है, इन दोनों देशों को उदाहरण से और भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा म्यांमार। तो म्यांमार जो है, म्यांमार में सैनिक शासन है। तो वहाँ की सरकार जो है वो एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि म्यांमार में सैनिक शासन है और सैनिक को जो है ना वो लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता। और हमने क्या पढ़ा कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें शासक का चुनाव कौन करती है? जनता। लेकिन म्यांमार की जो सैनिक शासन है वहाँ पर लोगों के द्वारा सरकार नहीं चुना जाता, इसीलिए म्यांमार एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। ठीक है, म्यांमार एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। दूसरा देख लेते हैं सऊदी अरब। तो सऊदी अरब अभी भी एक राजतंत्र है। राजतंत्र में क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके हाथ में सत्ता आती जाती है, यानी कि वंशानुगत होता है। यहाँ पर शासन जो होता है वंशानुगत होता है, यानी कि एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में उनके पुत्र जो होंगे वो शासन चलाएगा, जैसे कि पुराने ज़माने में राजा और महाराजाओं के शासनकाल में हुआ करता था। तो सऊदी अरब में भी सरकार को लोगों द्वारा नहीं चुना जाता, यानी कि वहाँ पर शासक करने वाला जो होता है उसको जनता द्वारा नहीं चुना जाता, इसीलिए सऊदी अरब एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। यानी कि सऊदी अरब में जो सरकार है वो एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं है और सऊदी अरब एक लोकतंत्र देश नहीं है। तो हमारा गैर लोकतांत्रिक देश का उदाहरण हो जाएगा म्यांमार और सऊदी अरब। दूसरा टॉपिक है हमारा लोकतंत्र की विशेषताएँ। तो लोकतंत्र की विशेषताएँ से पहले पाकिस्तान पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। तो इसके तहत उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकार को उखाड़ फेंका, यानी कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक ढंग से जो सरकार चुनी गई थी उन्होंने उसे हटा दिया। किन्होंने? जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। फिर उन्होंने अपने आप को मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया।
ठीक है, और स्वयं को राष्ट्रपति घोषित कर लिया। यानी कि सबसे पहले लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकार को उखाड़ फेंका और उसके बाद खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित करके और स्वयं को राष्ट्रपति घोषित कर लिया। ठीक है, फिर एक जनमत संग्रह की मदद से उन्होंने अपना कार्यकाल जो है वो 5 साल के लिए बढ़ा लिया 2002 में। 2002 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपना कार्यकाल जो है वो जनमत संग्रह की मदद से 5 साल के लिए बढ़ा लिया। फिर अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला और पाकिस्तान के संविधान को बदलने के बाद ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो था उसके तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय और प्रांतीय सभा यानी कि राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग करने का शक्ति मिल गया। यानी कि वहाँ के राष्ट्रपति जो थी वो लीग फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत वहाँ के राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को जो था वो भंग कर सकती थी। तो इस प्रकार जो है अंतिम फैसले जो है वो सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में आ गया। तो यहाँ पर लोकतंत्र की कंडीशन क्या थी कि अंतिम निर्णय लेने की, अंतिम फैसले लेने की शक्ति जो है वो किसके हाथ में होनी चाहिए? लोगों के हाथ में, जो कि हम लोकतंत्र की विशेषता में पढ़ने वाले हैं। लोकतंत्र में प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में, ठीक है, यानी कि लोकतंत्र में प्रमुख फैसले जो है वो निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। यानी कि जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में अंतिम फैसला होता है। और जबकि पाकिस्तान के कंडीशन में क्या था कि अंतिम फैसला जो था वो सैनिक अधिकारियों, ठीक है, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास थी। लेकिन लोकतांत्रिक में पहली विशेषता क्या है लोकतंत्र की कि अंतिम और प्रमुख फैसले जो है वो निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं, यानी कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में होते हैं। दूसरा, एक बार चीन पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो चीन की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहा जाता है और इस संसद को जो है देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन वहाँ के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। और जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है तो वो तो अपनी सरकार को हटाएगी नहीं। तो उसी के कारण सदैव जो है जीत होती है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ही जीत होती है। क्यों? क्योंकि अंतिम फैसला जो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में होता है, इसीलिए सरकार सदैव इन्हीं की बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। तो यहाँ पर इससे क्या निकला हमारा कि लोकतंत्र में चुनाव जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। यानी कि लोकतंत्र की हमारी दूसरी विशेषता हो जाएगी, लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होता है। यानी कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है ताकि लोकतंत्र में जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी उम्मीदवार बैठे हैं, उन सभी को समान रूप से हार जीत का सामना करना पड़े। तीसरी लोकतंत्र की हमारी विशेषता है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल। ठीक है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल। इसका अर्थ है कि लोकतंत्र में यहाँ पर 18 वर्ष से ऊपर के वयस्क नागरिकों के लिए कहा गया है कि यदि व्यक्ति 18 साल से अधिक उम्र का है, यानी कि यदि वह एक वयस्क नागरिक है, तो उस व्यक्ति का एक वोट होगा और उस एक वोट का एक मूल्य होगा। चाहे वो व्यक्ति अमीर हो चाहे वह गरीब हो, यदि उसका उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर है तो उस व्यक्ति का एक वोट होगा और उस एक वोट का एक मूल्य होगा और वह मूल्य जो होगा वो जितना अमीर का होगा उतना ही गरीब का होगा। यानी कि चाहे व्यक्ति अमीर हो चाहे गरीब हो, बस वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए और उनका एक वोट जो होगा वो सभी के प्रत्येक वोट जो है वो समान ही होंगे, एक समान ही होंगे। ठीक है, यानी कि अमीर गरीब में कुछ नहीं है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी का वोट एक समान होगा। लोकतंत्र की हमारी चौथी विशेषता है कानून का राज और अधिकारों का आदर। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार जो है ना वो संविधान में लिखित कानूनों के आधार पर ही अपना कार्य करती है। यानी कि संविधान में लिखित कानूनों और नागरिक के मूल अधिकारों के आधार पर ही लोकतांत्रिक सरकार जो है वो कार्य करती है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में कानून का राज होता है और अधिकारों का आदर होता है। तो ये हमारा हो जाएगा लोकतंत्र की विशेषताएं। तो ये 4 लोकतंत्र की विशेषताएं हैं और दोबारा मैं बता दूं आपको, इसका नोट्स जो है इन सभी बिंदुओं के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है नोट्स बताया गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला का क्या अर्थ है। क्योंकि आप एग्जाम में अगर ये लिख के आते हो तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो इसी के लिए नोट्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। सो नेक्स्ट है हमारा लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं। पहले हमने पढ़ा लोकतंत्र की विशेषता और अब हम पढ़ने वाले हैं लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है नागरिकों को भाषण देने व विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ठीक है, लोकतंत्र में, एक लोकतांत्रिक देश में एक लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो नागरिकों को भाषण देने की और अपनी विचार व्यक्त करने की पूर्ण आज़ादी देती है, पूर्ण स्वतंत्रता देता है। यानी कि आप देश के एक नागरिक हो तो आप अपने विचार रख सकते हो, ठीक है, भाषण दे सकते हो, विचार लिख सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको इसकी पूर्ण आज़ादी है, पूर्ण स्वतंत्रता है।
दूसरा है लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं कि स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने की व्यवस्था। तो लोकतांत्रिक सरकार जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने की व्यवस्था जो है वो उपलब्ध कराती है। ठीक है। तीसरी विशेषता है हमारा लोकतांत्रिक सरकार की कि राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा, यानी कि एक लोकतांत्रिक सरकार जो है वो राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा प्रदान करती है। तीसरी विशेषता है व्यापारियों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की पूर्ण आज़ादी। एक लोकतांत्रिक सरकार जो है वो व्यापारियों को अपना व्यापारिक संघ स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है, यानी कि पूरी आज़ादी देता है कि तुम जो जितने भी व्यापारी है वो सभी व्यापारी अपना एक व्यापारिक संघ जो है वो स्थापित कर सके, उसके लिए कोई रूल्स कोई रोक टोक नहीं होता है। पांचवी विशेषता है प्रेस को पूर्ण आज़ादी। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहते हैं, प्रेस की पूर्ण आज़ादी, यानी कि एक लोकतांत्रिक सरकार जो है वो प्रेस को पूर्ण आज़ादी देता है, पूर्ण स्वतंत्रता देता है। प्रेस का मतलब न्यूज़ चैनल वाले, अखबार वाले, तो इन सभी को पूरी स्वतंत्रता है। वो जो लोकतंत्र में वास्तविक घटना चल रही है उनके बारे में वो कुछ भी छाप सकते हैं, यानी कि प्रेस जो है प्रेस को पूर्ण आज़ादी देती है, यानी कि अखबार में पूरे लोकतांत्रिक सरकार के बारे में, उनके कमियों के बारे में, उनके पॉजिटिव उनके नेगेटिव जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी के बारे में न्यूज़ चैनल अखबार वाले जो भी है वो छाप सकते हैं, यानी कि प्रेस को पूर्ण आज़ादी होती है। अखबार वाले, न्यूज़ चैनल वाले, उन सभी को पूर्ण आज़ादी होती है लोकतंत्र सरकार के बारे में कुछ भी बताने के लिए। तो ये 5 जो थे हमारे लोकतंत्र लोकतांत्रिक सरकार के विशेषताएं थे। अब गैर लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं, तो गैर लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता या फिर लक्षण बोल सकते हो। तो हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि एक सरकार जो है वो लोकतांत्रिक सरकार है या गैर लोकतांत्रिक सरकार? तो जिन सरकार में ये विशेषताएं होगी, ठीक है, तो वो हमारा होगा एक लोकतांत्रिक सरकार। लेकिन जिस सरकार में या फिर जिस सरकार के लक्षण इन 5 में से नहीं होंगे, ठीक है, या ये 5 लक्षण नहीं होंगे, तो वो एक गैर लोकतांत्रिक सरकार होंगी। ठीक है, यानी कि गैर लोकतांत्रिक सरकार कौन होंगे? तो जहाँ पर प्रेस को पूर्ण आज़ादी नहीं होगा, यानी कि सरकार के पूरे कंट्रोल में प्रेस रहेगा, जो सरकार बोलेगी यानी कि न्यूज़ चैनल वाले, टीवी वाले वहीं छापेंगे। ठीक है, नागरिकों को भाषण देने, अपना विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती है। तो मतलब इन सभी में आप नहीं लगा दोगे तो ये गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ लक्षण हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं और गैर लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं, ये दोनों टॉपिक जो है वो कवर हो चुका है। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकतंत्र ही क्यों, यानी कि लोकतंत्र ही क्यों। बहुत सारे देश अपने आप को लोकतंत्र सिद्ध करने की कोशिश में रहते हैं। जो भी देखो सभी देश यह अपने आप को मनवाते हैं कि भाई हम एक लोकतांत्रिक देश है, हम एक लोकतांत्रिक देश है। तो ये लोकतंत्र ही क्यों, ठीक है, यानी कि लोकतंत्र क्यों जरूरी है, सभी देश अपने आप को लोकतंत्र क्यों कहलवाना चाहती हैं। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र हमारे लिए आवश्यक क्यों है। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देख लेते हैं कि लोकतंत्र के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है शासन का अधिक जवाबदेह वाला रूप, यानी कि लोकतंत्र जो है, ठीक है, उसमें गैर लोकतांत्रिक सरकार के मुकाबले में लोकतांत्रिक सरकार जो है वो शासन का अधिक जवाबदेह वाला रूप होता है। लोकतंत्र के पक्ष में दूसरा तर्क है कि बेहतर निर्णय लेने की संभावना। लोकतंत्र में जो है वो कई सारे लोग होते हैं, अनेक लोगों का जो सोच होता है किसी एक मामले पर रहता है, क्योंकि सभी जितने भी लोकतंत्र में लोग रहते हैं वो सभी किसी एक मामले पर अपना राय विचार करके फैसले लेते हैं। तो उससे ज़्यादा लोगों की सोच जो है किसी एक ही मामले पर लगा रहता है, उससे लोकतंत्र में निर्णय लेने की संभावना जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर संभावना होता है लोकतंत्र में निर्णय लेने की। तो ये दोनों हमारे लोकतंत्र के पक्ष में तर्क हो गए। अब तीसरा देखते हैं, मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध होता है। तो लोकतंत्र में मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध होता है। देखो, भारत जैसे विभिन्नता वाले देश में कई सारे लोग होते हैं, कई सारे लोग हैं, तो उन सभी लोगों की अपनी अपनी जातियाँ हैं, ठीक है, अपनी अपनी जाति है, सभी लोग के अपने अपने जाति है, सभी का धर्म अलग है, ठीक है, सभी अलग अलग धर्म को मानते हैं, उनका दुनिया के प्रति दृष्टिकोण जो है वो पूरा अलग है। तो इस प्रकार से इस विभिन्नता वाली, यानी कि भारत में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है, उन सभी का मनपसंद जो है वो अलग अलग है। तो ऐसे स्थिति में उन सभी का धर्म, जाति, दुनिया को देखने का दृष्टिकोण, यानी कि सब लोग जो है, सभी लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग है। तो इस प्रकार से उनके मनपसंद भी अलग हो गए, और मनपसंद अलग हुए तो उनके बीच तो अब मतभेद और टकराव होंगे ही।
तो उन मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका जो है वो लोकतंत्र में उपलब्ध होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बार बार जो है वहाँ पर ना ही तो पूरा रूप से एक सरकार पराजित होती है और ना ही दूसरी सरकार हमेशा रहती है, यानी कि लोकतंत्र में सरकार बदलती रहती है। उसी के कारण लोकतंत्र में जो है मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध होता है। ठीक है, मतभेद और टकराव होते क्यों है? क्योंकि बहुत सारे मतलब अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, ठीक है, अलग अलग दृष्टिकोण के, अलग अलग विचार रखने वाले, अलग अलग मनपसंद वाले लोग रहते हैं। उसी के कारण टकराव और मतभेद होते हैं और उनको संभालने का जो तरीका होता है वो लोकतंत्र में भली भांति उपलब्ध होता है। चौथा विशेषता हमारा लोकतंत्र का नागरिकों का सम्मान। अर्थात एक गैर लोकतांत्रिक देश है तो वहाँ पर जो है पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जबकि अनपढ़ लोगों को दबाया जाता है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में जितनी इंपॉर्टेंस जो है वो पढ़े लिखे लोगों की होती है, उतनी ही इंपॉर्टेंस जो है वो अनपढ़ लोगों की ही होती है, लोगों की भी होती है। तो इस प्रकार जो है लोकतंत्र क्या करती है? नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, क्योंकि जितना दर्जा पढ़े लिखे को प्राप्त होता है उतना ही दर्जा अनपढ़ को भी प्राप्त होता है। इस प्रकार लोकतंत्र जो है वो नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। सो ये लोकतंत्र का हमारा चौथा पक्ष हो गया, लोकतंत्र के पक्ष में चौथा तर्क हो गया। पांचवा बिंदु है हमारा गलतियों के सुधार के अवसर। लोकतांत्रिक सरकार जो है वो गैर लोकतांत्रिक सरकार से बेहतर है। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में हमें गलतियों को ठीक करने का अवसर मिलता है, गलतियों को ठीक करने का मौका मिलता है, जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकार में गलतियों को ठीक करने का अवसर नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से गलतियों को सुधारने का अवसर जो है हमें एक लोकतंत्र देश में मिलता है। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया लोकतंत्र के पक्ष में 5 तर्क। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क, यानी कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। नेक्स्ट हमारा लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। तो लोकतंत्र के खिलाफ पहला तर्क है, ठीक है, कि अस्थिरता। लोकतंत्र में अस्थिरता बनी रहती है, क्योंकि लोकतंत्र में नेता जो है, ठीक है, लोकतंत्र में नेता जो है सदैव बदलते रहते हैं, इसीलिए लोकतंत्र में अस्थिरता बनी रहती है। दूसरा लोकतंत्र के खिलाफ तर्क है फैसले में देरी। अब लोकतंत्र में कई सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसी के कारण एक विषय पर जो है फैसले लेने में कई बार बहुत ही ज़्यादा देरी हो जाती है, क्योंकि किसी व्यक्ति का जो तर्क है वो अलग होता है, किसी का अलग होता है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा व्यक्ति का तर्क होता है उसी तर्क को माना जाता है। तो इस प्रकार से पूरा अच्छे से बात विमर्श करने में जो है फैसले लेने में देरी हो जाता है। लोकतंत्र के खिलाफ हमारा तीसरा बिंदु है भ्रष्टाचार की संभावना। ठीक है, भ्रष्टाचार की संभावना। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी, महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसीलिए वहाँ पर भ्रष्टाचार की संभावना जो है वो बनी रहती है। ठीक है, चुनावी प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा चुनाव जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसकी प्रक्रिया जो है काफ़ी ज़्यादा खर्चीली होती है, इसीलिए भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है। वहीं पे चौथा बिंदु है हमारा चुनावी प्रक्रिया महंगी। अब लोकतंत्र में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, लोकतंत्र में बहुत सारे लोग होते हैं, उसके कारण जो है चुनावी प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है और लंबी होती है, जिसके कारण लंबी खिंचाती है चुनावी प्रक्रिया, इसीलिए महंगी भी काफ़ी हो जाती है। तंत्र के खिलाफ हमारा पांचवा तर्क है कि सामान्य लोगों को सरकार चुनने में कठिनाई होती है। ठीक है, सरकार चुनने के फैसले लेने में कठिनाई, यानी कि सामान्य लोग जो है उन्हें सरकार चुनने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी सरकार हमारे लिए अच्छी है और कौन सी सरकार हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो इसीलिए उन्हें जो है सरकार चुनने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। तो ये 5 हो गए हमारे लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों का हमारा अंतिम टॉपिक है लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। ठीक है, लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। तो लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन एक लोकतांत्रिक देश में जो है वहाँ पर शासन जो है सभी लोग नहीं करते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक देश में शासक सभी लोग नहीं करते हैं। सभी लोगों की तरफ से एक बहुमत को फैसला लेने का अधिकार होता है। लोकतांत्रिक देश में सभी लोग शासन नहीं करते हैं, उनके तरफ से एक बहुमत को जो है फैसले लेने का अधिकार होता है, लेकिन बहुमत भी शासन नहीं करता। ठीक है, बहुमत को तो फैसले लेने का अधिकार होता है, बट बहुमत भी शासन नहीं करता है। तो शासन जो है वो बहुमत का शासन भी चुने हुए, ठीक है, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। ओके, लोकतांत्रिक देश में सभी लोग शासन नहीं करते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो है वो सभी लोगों के तरफ से एक बहुमत चुना जाता है। ठीक है, और वो बहुमत जो है वो भी स्वयं शासन नहीं करता, बल्कि बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। तब लोकतंत्र प्रतिनिधियों के द्वारा ही क्यों होता है? ठीक है, लोकतंत्र में प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों होता है, जनता के द्वारा क्यों नहीं होता, या फिर इस बहुमत के द्वारा क्यों नहीं होता है? तो सबसे पहले लोकतंत्र में लोगों के द्वारा शासन इसलिए किया जाता क्योंकि आधुनिक
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने सारे लोग होते हैं कि उन सभी लोगों के साथ सामूहिक फैसला लेना जो है कतई संभव नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। इतने ज़्यादा लोग होते हैं, उन सभी को एक साथ बैठा करके सामूहिक रूप से फैसला लेना जो है वो संभव नहीं है। इसीलिए लोकतंत्र में जो है प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो है हमारा कि लोकतंत्र में लोगों के द्वारा शासन, मतलब लोकतंत्र में लोग शासन क्यों नहीं करते, प्रतिनिधि क्यों करते हैं, तो उसका दूसरा कारण है, ठोस कारण है, हर नागरिकों के पास इतनी समय नहीं होती है, ना उनकी इच्छा होती है, ना योग्यता और कौशल्य। हर एक आदमी जो है, सभी आदमी के पास ना तो इतना समय होता है, ठीक है, उनकी इच्छा, कईयों आदमी की इच्छा भी नहीं होती है, कईयों के पास योग्यता नहीं होता और कईयों के पास कौशल नहीं होता। ठीक है, तो इन कारणों से जो है लोकतंत्र में प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है। अब हमारा एक और टॉपिक रह रहा है, अंतिम टॉपिक, जिसे हम चलिए नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। अंतिम टॉपिक है हमारा लोकतंत्र का बृहत अर्थ। ठीक है, लोकतंत्र का बृहत अर्थ। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं लोकतंत्र और नागरिक। ठीक है, लोकतंत्र और नागरिक इन दोनों में देख लेते हैं कि लोकतंत्र देश में क्या होता है, नागरिकों की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ पर एक लोकतंत्र के, एक आदर्श लोकतंत्र देश में जो है, एक आदर्श लोकतंत्र देश में निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है वो लोकतांत्रिक होती है। ठीक है, यानी कि एक देश जो है वो संपूर्ण रूप से एक लोकतंत्र देश है, तो वहाँ पर निर्णय लेने की प्रक्रिया जो लोकतांत्रिक होगी। ठीक है, एक लोकतांत्रिक देश में द्वारा हम जो काम करती है वही चीज़ लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाती है। यह चीज़ जो है ये लोकतंत्र की एक ताकत भी है और यही चीज़ एक लोकतंत्र की कमजोरी भी है। यानी कि शासकों के कामकाज से ज़्यादा जो है हमारा कार्य डिपेंड करता है किसी देश को बेहतर बनाने में, उसको अच्छे लोकतांत्रिक देश बनाने में सबसे ज़्यादा नागरिक की भूमिका रहती है। शासकों के कामकाज पे वो ज़्यादा डिपेंड नहीं रहता, वो नागरिकों के कार्य पे डिपेंड रहता है। इसीलिए हमें सदैव देश के प्रति एक अच्छे कार्य करना चाहिए, लोकतंत्र के सभी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो शासकों से ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर डिपेंड करती है, यानी कि कार्यों पर डिपेंड करती है। तो इस प्रकार से जितने भी हमने लोकतंत्र के बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट पढ़े, उन सभी से टोटल कंक्लूजन यही निकलता है, निष्कर्ष यही निकलता है कि लोकतंत्र जो है वो राजशाही, तानाशाही, एक दलीय शासन व्यवस्था और अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हैं, गैर लोकतांत्रिक सरकार है, उन सभी से बेहतर और अलग है। ठीक है, हमने लोकतंत्र की विशेषताएं भी पढ़ी, उसके पक्ष में, उसके विपक्ष में तर्क पढ़ा और इस टोटल से हमारा कंक्लूजन यही निकला, निष्कर्ष यही निकला कि लोकतंत्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए सभी देश जो है वो आपस में झगड़ा करती है कि नहीं हम लोकतंत्र है तो नहीं हम लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र राजशाही, तानाशाही इन सभी से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक खत्म होता है। सो फाइनली हमारा चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। यदि आपका कमेंट रहा तो जल्द ही उसके क्वेश्चन आंसर पे भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो अंत में आपके लिए एक सवाल है कि लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, लोकतंत्र शब्द जो है इसका क्या अर्थ होता है। सो आई होप ये वीडियो में जो भी बताया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई बिंदु, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप सिंपली नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद में आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर सकते हो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको सूचना मिल जाए सबसे पहले। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।